जय हिंद साथियों, जिस पेपर का आपको इंतजार था यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल पेपर का सॉल्यूशन आप सभी लोग साथियों कह रहे थे। तो आज की इस वीडियो में साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पेपर साथियों अगर बात करते हैं ये पूरे सिलेबस पर आधारित है और एक तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करेगा साथियों आज का ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हिंदी के 10 सवाल देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, उसके बाद बिहार जीके के 10 सवाल होंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, जीके और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस होंगे और मैथ और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। तो साथियों आप यहां पर चेक करिएगा कि अगर ऐसे ही डिक्टो 10 सवाल आ जाते हिंदी के तो कितने सवाल आपके सही होंगे, ऐसे बिहार जीके के 10 सवाल आ जाते हैं तो कितने साथियों सही होंगे। ठीक है ना, तो एक बार चेक करके साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जिन्होंने भी अंतिम रूप से यह सोच लिया है कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना ही लेना है, वो सभी लोग साथियों बने रहे। पहला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्रिया थोड़ी ना कहेंगे, उसे वचन भी नहीं कहेंगे, उसे लिंग कहा जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। इस वाक्य में रेखांकित पद आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि धार्मिक शब्द आपको बताना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, ये व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है साथियों, धार्मिक शब्द बता रहा है। तो धार्मिक शब्द क्या हो जाएगी, ये धार्मिक शब्द विशेषण होगा, ना कि क्रिया होगा, ना कि सर्वनाम होगा, ना कि साथियों संज्ञा होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये व्यक्ति शब्द क्या हो जाएगा तो ये साथियों विशेष हो जाता है। क्या ये विशेष, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं। उनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग साथियों थोड़ी ना कहते हैं। उपसर्ग तो शब्द के जो शुरू वाला पार्ट होता है ना वो होता है। प्रत्यय जो शब्द के अंत वाला पार्ट होता है वो होता है। संधि तो आप लोग जानते हैं, उसको देखिए वर्णों का योग कहलाता है संधि। क्या अगर वर्णों का योग है ना, वर्णों का योग है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको संधि कहा जाएगा। लेकिन विराम चिन्ह की अगर बात करते हैं तो पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहां पर विराम चिन्ह होता है। देखा नहीं, जहां पर साथियों विराम चिन्ह होता है वहां पर साथियों ठहरा जाता है। अगला देखिए करके अत्युक्ति शब्द में साथियों उपसर्ग क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अति धन उक्ति ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, लेकिन इसका जो पहला वाला पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो साथियों अति बनेगा। तो अति पहला वाला पार्ट होता है, अति ही उपसर्ग होता है, मतलब पहला वाला पार्ट ही उपसर्ग होता है। तो मैं कहूंगा अतिउक्ति शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति शब्द हो जाएगा। अगला देखिए करके गायक में कौन सा प्रत्यय है मुझे बताइए। देखिए अगर साथियों इसमें आपसे पूछ लिया जाता कौन सी संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है, तो इसमें तो साथियों अयादी संधि है। कौन सी संधि है, इसमें साथियों अयादी संधि है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए प्रत्यय क्या होता है तो प्रत्यय इसमें साथियों अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप अपने क्वेश्चंस को काउंट करते रहिए कि कितने प्रश्नों के जवाब आपको पहले से आते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। पेपर को निकालने के लिए साथियों स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है पढ़ने का। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक सीट आप अपनी पक्की कर ले जाएंगे इस बार। देखिए काला घोड़ा तेज दौड़ता, इसमें क्रिया विशेषण क्या होती है। देखिए क्रिया क्या होती है, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा चलना, ये क्रिया तो है, चलना, दौड़ना, रोना, गाना, ये सब क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता मान लीजिए मैंने बताई धीरे धीरे शब्द के द्वारा। क्या मैंने कहा धीरे धीरे वो चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्रिया विशेषण हो जाएगी। अरे भाई क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसी साथियों दौड़ता ये क्या है, ये एक क्रिया है। तो दौड़ता की जो विशेषता बताई जा रही है वो साथियों तेज शब्द के द्वारा बताई जा रही है। तो यहां पर तेज शब्द क्या हो जाएगी, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए पूछा यहां पर जा रहा है काला घोड़ा तेज दौड़ता, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तो तेज शब्द क्रिया विशेषण। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए। सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए अगर संज्ञा की अगर बात करें तो साथियों कितने प्रकार की संज्ञा होती है, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। इसमें से एक प्रकार की संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। आखिर ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या। देखिए अगर सोना शब्द आ जाए, पूछा जाए सोने में कौन सी, गोल्ड वाले की बात कर रहा हूं, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके अलावा साथियों अगर चांदी आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या है, इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके अलावा पीतल की अगर बात करें तो पीतल में भी साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर मैं तेल की बात करूं, ऑयल की बात करूं तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। या मैं बात करूं साथियों दूध की, या मैं बात करूं साथियों पानी की, इन सभी में क्या है, इन सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो खटाई में तो द्रव्यवाचक नहीं हो सकती, मिठास में भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसमें भी साथियों नहीं हो सकती द्रव्यवाचक। बचा क्या, चमड़ा, चमड़े शब्द में साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि पानी का बहुवचन मुझे बता दीजिए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए पानी की अगर बात करें, पानी का बहुवचन पानी ही होता है। क्या होता है साथियों, पानी का बहुवचन, पानी का बहुवचन पानी ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सही विलोम युग्म होंगे लेकिन 3 में साथियों गलत होंगे, तो गलत वाले आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है। और सही वाला भी आपको देखना है। देखिए सांझ का विलोम दोपहर थोड़ी ना होता है, सांझ का विलोम तो साथियों भोर होता है, इसलिए ये गलत विलोम युग्म है। कृपण का विलोम क्या होता है, बिल्कुल साथियों कृपण का विलोम दाता होता है। अच्छा शुष्क का विलोम शुद्र नहीं होता है साथियों, क्या होता है आर्द्र होता है, क्या होता है साथियों आर्द्र होता है। और प्रसन्न का विलोम प्रफुल्ल नहीं होता है, प्रफुल्ल नहीं होता है साथियों अप्रसन्न होता है, क्या होता है साथियों अप्रसन्न होता है। तो कुल मिला के सही विलोम युग्म आपसे पूछा गया था, सही विलोम युग्म ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो यहां पर अगर बात करें अब आपके सामने साथियों बिहार जीके के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो 10 सवाल साथियों बिहार जीके के देखेंगे और इसमें देखिएगा कि बिहार पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 10 में से कितने सवाल आपके सही होंगे। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक से उठाया है मैंने साथियों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये पहला मॉडल पेपर है साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल पर आधारित पहला ऐसा मॉडल पेपर जो आपका पेपर पास करा देगा, इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को आपको देखना है। दूसरा सवाल कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी साथियों पटना है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए यानी बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, क्या हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष की अगर बात करें साथियों तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल होता है, क्या बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। उसके बाद देखिए बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार के राजकीय पुष्प की अगर बात करते हैं तो गेंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या गेंदा आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो अगर बात करते हैं पटना की, बिहार की राजधानी पटना ही जनसंख्या वाला जिला है सबसे ज्यादा। अगला सवाल देखिए करके बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो इनका नाम साथियों सहजानंद सरस्वती है और सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए कह रहे कि 1857 की क्रांति के जो बिहार से नेतृत्व किया था, बिहार के नेता कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला तो नहीं थे लेकिन कुंवर सिंह थे, यानी कि कुंवर सिंह आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों शेरशाह सूरी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगर साथियों यहां पर अगर बात करें, आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको दमदार कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करिए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं, सिर्फ 1 सेकंड का लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अगली क्लास आपके लिए और जान लगाकर तैयार करूंगा और अच्छा कंटेंट लाऊंगा, ऐसा कंटेंट लाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा कि जो डायरेक्ट आप पढ़ो यहां और डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग साथियों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। और पाटलिपुत्र के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उद्यन थे। उद्यन भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, उद्यन भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। कह रहे कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, मुझे बताइए। देखिए अब यहां पर अगर बात करें तो अब साथियों साइंस के लगभग 30 सवाल आप लोग देखेंगे। आपने सबसे पहले हिंदी देखी, आपने उसके बाद साथियों बिहार जीके देखी, अब आप लोग साइंस देखेंगे, उसके बाद सारे सब्जेक्ट हम लोग देखते जाएंगे, मैथ चाहे हो चाहे जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो मैं कहूंगा विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला देखिए करके सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका साथियों शुतुरमुर्ग की होती है, राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए करके कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो मैं कहूंगा विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद देखिए करके जीव द्रव्य जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों पुरकिंजे इनका नाम था, क्या इनका नाम था, इनका नाम पुरकिंजे था और इन्होंने ही साथियों प्रोटोप्लाज्म का यानी कि जीव द्रव्य का नामकरण किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है बताइए। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, तो मैं कहूंगा राइबोसोम को ही साथियों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए, तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार की अगर बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या होता है, यानी कि कोशिका के सबसे बाहरी दीवार है तो प्लाज्मा झिल्ली ही है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, किडनी यानी कि वृक्क के द्वारा, हृदय के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किडनी यानी कि वृक्क ही
हमारे शरीर में जो रक्त होता है इसका शुद्धिकरण करता है। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूटन के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा, मेंडल के द्वारा। तो मैं कहूंगा यहां पर लुईस पास्चर नहीं साथियों, रेबीज के टीके की खोज की गई थी। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम जो दिया था वो साथियों लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। लिंडमैन के द्वारा ही ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम दिया गया था। उसके बाद देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि जिस किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो साथियों उसके शरीर में मेरास्मास नामक रोग हो जाता है और क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है। ज्यादातर ये आपसे पूछा जाता है, लेकिन दोनों आप लोग यहां पर याद रखेंगे, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारा लार होता है साथियों उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मैं कहूंगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है और एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है, इसलिए इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करें कि मलेरिया का रोग का कारक क्या होता है? तो क्या होता है साथियों बताइए। यहां पर अगर बात करें विषाणु होता है या प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है या जीवाणु होता है या कवक होता है? तो आपको इतना ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ ही मलेरिया के रोग का कारक होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी बताइए। तो किसके द्वारा साथियों? मैं कहूंगा बेस्ट के द्वारा और बेंटिंग के द्वारा ही इंसुलिन की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है साथियों स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, शरीर के तापमान टेम्परेचर को चेक करने के लिए, शरीर में विषाणु का पता लगाने के लिए। तो मैं कहूंगा रक्तचाप को चेक करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, ये फुल फॉर्म साथियों आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो MRI का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए साथियों। जैसे देखिए आपके बिहार पुलिस में जिस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं उस टाइप के सवाल साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो 1 बाय 1 करके इन सभी सवालों को आप तैयार करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से। जो सवाल आपको आते हैं उनको देखेंगे, जो नहीं आते उनको सीखेंगे, और बस साथियों ऐसे सीखते सीखते आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि समझ लीजिए पेपर जब आप देने जाओगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा। एग्जाम हॉल में आप देखोगे कि कुछ बहुत अधिक बाहर नहीं आया है। पूरे पेपर में सिर्फ 10 से 15% बाहर आएगा, बाकी 80 से 85% आपका पेपर फंसेगा अगर आप यहां से रेगुलर तैयारी करते हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो यहां पर MRI की फुल फॉर्म से पूछी जा रही है। देखिए मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक। देखिए माइक्रोवेव नहीं होता है, बाकी यही हो जाएगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, आपका ये MRI की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्र क्या होता है? यानी कि हमारे एक तरीके से मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसी के द्वारा ही हमें भूख का एहसास होता है, प्यास का, प्यार का और नफरत का एहसास होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी हो जाती है? आप देखते हो कि भाई आजकल जो चावल आ रहा है वो पॉलिश किया हुआ आ रहा है, तो उसमें विटामिन B1 की कमी पाई जाती है। क्या विटामिन B1 की कमी पाई जाती है? उसके बाद देखिए हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ता है साथियों वो टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए करके मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है उसका नाम क्या होता है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप्स। और ये कहां पर होती है? ये हमारे कान में होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए करके दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है मुझे बताइए। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई की अगर बात करते हैं साथियों पार्सेक होती है। क्या होती है दूरी की सबसे बड़ी इकाई साथियों? पार्सेक होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर, न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर, या दोनों? मैं कहूंगा रेखीय संवेग के सिद्धांत पर भी कार्य करता है और न्यूटन के तीसरे नियम पर भी रॉकेट का सिद्धांत कहीं ना कहीं काम करता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, अब आपके जीके, अब तक साइंस के सवाल आपके चल रहे थे, अब जीके और कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के आप लोग देख लेंगे, उसके बाद मैथ वगैरह हम लोग यहां पर देख लेंगे, ठीक है। तो अब बहुत अधिक लंबी क्लास बची नहीं है, थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखेंगे और पूरी क्लास को साथियों बहुत आराम से आप लोग यहां पर देखते जाएंगे। देखिए सरदार सरोवर परियोजना स्थित है कौन सी नदी पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ये तो नर्मदा नदी पर स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान
स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अच्छा, पहला स्थान अगर आपसे पूछे तो राजस्थान आपको बता देना है, ठीक है ना। पहला स्थान अगर आपसे पूछे तो राजस्थान बता देना है। और अगला देखिए करके प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों, ये लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है, किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा केरल की अगर बात करें तो केरल को मसालों का प्रदेश ही कहा जाता है। अगला देखिए करके कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, मुझे बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसको शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा साथियों इसके निर्माण को पूरा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों मोहम्मद शाह की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद शाह ही मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। तो दल बदल विरोधी कानून की अगर बात करिए 1985 में। कब साथियों? 1985 में यह पारित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो ये तो साथियों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था? उसके बाद देखिए सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये भी अच्छा सवाल है। यानी कि सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी जी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य साथियों छत्तीसगढ़ है। क्या है साथियों? यहाँ पर आप लोग छत्तीसगढ़ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब इसमें से कोई नहीं होगा। अगला नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है, मुझे बताइए। तो ये साथियों चंद्रमा पर स्थित है। अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए तो चंद्रमा आपको बता देना। क्या बता देना साथियों? चंद्रमा आपको बता देना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों केरला से संबंधित है। कहां से संबंधित है? कथकली नृत्य कहां किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गई है। तो ये मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे उनके लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा होगी और शिक्षा अनिवार्य होगी, कंपलसरी होगी। तो ये साथियों 86 में संविधान संशोधन के तहत कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? कि भैया कौन सा रोग ना हो इसलिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। मैं कहूंगा खसरा रोग की रोग के लिए साथियों वो ना हो, इसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। आपको साथियों ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें जीवाणुओं को नष्ट करता है, रक्त अल्पता को रोकता है, या ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो जब साथियों शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों राजस्थान की राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो इसको साथियों गुलाबी नगरी कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी इसको कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? तो जो काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, इसको साथियों कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना शुरू की गई थी ये कब शुरू की गई थी? चकबंदी कब शुरू की गई थी? 1954 में। यह चकबंदी योजना है तब भी 1954 आपको बताना है। जवाहर सुरंग साथियों ये कहां पर है, मुझे बताइए। तो जवाहर सुरंग की अगर बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। और श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, मुझे बताइए। तो श्वेत क्रांति की अगर बात करें दूध से संबंधित है, अंडे के उत्पादन से, रेशम मछली, मैं कहूंगा दूध से संबंधित है साथियों श्वेत क्रांति। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे। तो सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। क्या अफ्रीका महाद्वीप में ही साथियों सहारा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहस्पति ग्रह है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो जब साथियों प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, बताइए। तो उस समय साथियों अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। किसका? अजात शत्रु का चल रहा था। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहां पर है, बताइए।
तो कहां पर है साथियों? असम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में ही भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु स्थित है। मलेरिया की दवा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है बताइए? तो मलेरिया की दवा बेलाडोना से नहीं, बरगद नीम नहीं साथियों, सिनकोना आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी बताइए? तो लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या हरगोविंद खुराना ने? तो इनका नाम है एडवर्ड जेनर और इन्होंने ही साथियों चेचक के टीके की खोज की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए बताइए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए यानी कि अगर ग्राम पंचायत का उसको सदस्य बनना है तो कम से कम 21 वर्ष का उसको होना जरूरी है। उसके बाद देखिए राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं बताइए? तो कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं साथियों? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बुलंद दरवाजा ये कहां पर स्थित है बताइए? बुलंद दरवाजे की अगर बात करें साथियों, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर स्थित है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य, उत्पादन राज्य कौन सा है जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है? तो असम आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो किससे किया जाता है साथियों बताइए? किससे किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है सिलिकॉन से, क्रोमियम से, शीशे से या एल्यूमिनियम से? तो साथियों सिलिकॉन से किया जाता है, बिल्कुल सिलिकॉन से किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से, क्या इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करने को क्या कहा जाता है? तो साथियों साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अब पूरे के पूरे 10 सवाल आप लोग देखेंगे मैथ के, और आप इन 10 सवाल मैथ के देखकर साथियों ये चेक करिएगा कि कितना आपका स्कोर रहता है, क्या कितना आपका साथियों यहां पर स्कोर रहता है। तो 10 सवाल में से साथियों कम से कम 6 सवाल आपको तो कोशिश करना है कि बिल्कुल आप सही कर दें। चलिए तो पहला सवाल साथियों यहां पर है, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं? कहा आपसे जा रहा है कि 450 सेबों में से 30% सड़ गए, तो सही हालत में कितने सेब बचे? देखिए जब 450 सेब हैं और 30% सेब सड़ गए, तो सही हालत में सेब कितने प्रतिशत बचे होंगे? 70% बचे होंगे। तो 450 का 70% कितना होगा ये निकाल लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वही सही हालत में सेब होंगे। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 45 सत्ते कितने होते हैं वही आपका आंसर होगा। तो 45 की गुणा 7 से कर लीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 3 आपका 31 हो जाएगा। यानी कि जो सही हालत में सेब बचे हैं वो 315 बचे हैं, और 315 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो ये क्या है? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम है तो वो संख्या क्या होगी? देखिए अब इसमें से अगर बात करें 1/4 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 1/3 बड़ा है, ठीक है। अरे भाई 1 के 4 हिस्से करे गए हैं तो वो 1 हिस्सा बड़ा होगा, या 1 के 3 हिस्से करे गए तो वो बड़ा होगा? तो 1 के 3 हिस्से करे गए वो बड़ा होगा। तो मैं कहूंगा साथियों मान लीजिए वो संख्या x मान लेते हैं, तो किसी संख्या का 1/3 भाग यानी कि x का, ठीक है, x/3 माइनस x/4 हो जाएगा ये, और इन दोनों का डिफरेंस जो है ना अंतर वो 12 है, तो यहां पर साथियों 12 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 की x से गुणा होगी तो 4x हो जाएगा, 3 की x से होगी तो 3x हो जाएगा, बटे में 4 तियां कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 4x में 3x जाएगा तो x बचेगा, और इस 12 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 12 गुणा 12 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा x बराबर क्या आ जाएगा? 12 गुणा 12 144 होता है, यानी कि वो संख्या क्या होगी? वो संख्या साथियों 144 होगी। और 144 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल, ये थोड़ा सा सही मुझे नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर सही तरीके से बता देता हूँ। देखिए 7 2/7 है, गुणा 1/8 है, प्लस आपका 3/7 है, और साथियों भाग आपका 6/14 है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए गुणा है तो गुणा लगा लीजिए, 2 की 1 से तो 2 आ जाएगा, 7 की 8 से 7 8 56 आ जाएगा, प्लस आपका, अब देखिए ये 3/7 है ना, जब भी आप भाग का निशान देखो तो इसको गुणा में बदल लो, और फिर जो ये लिखा है इसकी उल्टा पलटी कर दो, यानी कि 6/14 लिखा है तो 14/6 लिख दो, इसलिए आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? कटिंग आसान हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 तियां कितने 6, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि अब इस पूरे की जगह पर 1 आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 2/56 प्लस 1, ठीक है, बटे में 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 56 की 1 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों 56 एकम 56 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 58 बटे कितना आ गया है, 58 बटे 56 आ गया है। तो अगर 58 बटे साथियों 56 को क्या थोड़ा सा अगर हम कट करते 2 से, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 नीम 18 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, यानी कि 29 बटे 28 आया है। और 29 बटे 28 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है तथा 7वीं संख्या उसमें जुड़ जाती है तो उनका औसत 11 हो जाता है, तो 7वीं संख्या क्या होगी बताइए। देखिए सिंपल सा बेसिक सा मैं आपको फंडा बता रहा हूं, 6 संख्याओं का औसत कहा जा रहा है, तो भाई 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, तो हमने 12 लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 6 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 12 की गुणा 6 से कराना है, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी कि ये 12 संख्याओं का कुल मिला के योग निकल आएगा 72 है। अच्छा यहाँ कहना है कि 7वीं संख्या, पहले 6 संख्या थी, अब एक संख्या इसमें और बढ़ गई, अब 7 संख्या हो गई, और 7 संख्या हो जाने से उनका औसत 11 हो जाता है, तो 11 हो गया। तो अगर मैं कहूं इन 7 संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनकी गुणा करना होगी, 11 सत्ते 77 हो गया। ठीक है, तो अब सातों 7वीं संख्या, अब देखिए इसमें कौन सी संख्या जुड़ी घटी, इन दोनों का डिफरेंस जरा अगर हम लोग निकालें तो मैं कहूंगा इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, 72 और 77 का। तो मैं कहूंगा जो 7वीं संख्या इसमें आई है वो साथियों 5 आई होगी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। साथियों अगर आप इस टाइप की क्लास को पाना चाहते हैं, इसको आप लोग एक बार सब्सक्राइब करिए, बहुत ठीक है। तो जिनका जिनका साथियों सिलेक्शन का सपना है, और ये समझ लीजिए पिछली सालों में, पिछले महीनों में बहुत सारे सिलेक्शन दिए, जिनका जिनका रिजल्ट आ गया है, हजारों हजार के हिसाब से साथियों सिलेक्शन दिए हैं, और अगली बारी आपकी है, अगला नंबर आपका है साथियों सिलेक्शन का। तो ईमानदारी के साथ साथियों पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। से आखिर देख लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर उसे 450 रुपए में बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा बताइए। देखिए अगर 10% की छूट दी गई है, जाहिर सी बात है, तो वो वस्तु 90% में बेची गई है, और 10% की छूट देकर 450 में बेचा गया है, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी है, 450 है। तो अगर 90% की वैल्यू 450 है तो अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य साथियों 100% होता है। तो जब 90% की वैल्यू 450 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 90 नीचे आ जाएगी, ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू आपको निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 कम 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 5 की गुणा 100 से होगी तो 500 आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूं तो उस वस्तु का अंकित मूल्य साथियों 500 हुआ होगा, लेकिन 500 यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझ में आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए ये तो रिपीट है ना, अच्छा नहीं रिपीट नहीं है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साथियों अगर आप लोग यहाँ पर वाकई में सीरियस हैं, क्या अगर आप लोग साथियों सीरियस हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, क्या बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिंपल सी बात है, आपको हिंदी पर अपनी पकड़ बनाना होगी। हिंदी में आप 10/10 बहुत आराम से कर सकते हैं, हिंदी में 10/10 बहुत आराम से कर सकते हैं। बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में भी आप साथियों 10/10 बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जीके वगैरह में दिक्कत पड़ती है, और इसमें साथियों साइंस के 30 क्वेश्चन हैं, तो साइंस के 30 क्वेश्चन में से साथियों कुछ नहीं अगर आप 24 भी कर देते, कितने अगर बात करें साथियों 24 भी अगर आप कर देते हैं तो ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा, 30 में से 24 कर दिया। ठीक है, उसके अलावा साथियों क्या जीके बचा और साथियों करंट अफेयर बचा, इसके आपको 30 में से कुछ नहीं, मैं कहूंगा साथियों अगर आपने बहुत कम किया तो 18 भी अगर कर दिया आपने। ठीक है, और यहां पर क्या बचा साथियों, बिहार जीके बचा। बिहार जीके में अगर बात करें तो कोशिश करके साथियों 7 क्वेश्चन आप सही कर देंगे, 10 20 ये तुम्हारा हो गया 50। ठीक है, 10 बचे। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश की अगर बात करें इसमें भी साथियों 7 कर दिया, तो कितना आपका ये स्कोर बन गया, देखिए जरा, ये आपका 24 और 34 आपका कितना हो गया, 44। ठीक है ना, 44 और आपका ये कितना हो गया, 7 7 14। ठीक है, 14 और ये आपका 18, कितना स्कोर आपका बन जाएगा, देखिए जरा। ठीक है, 5 6 7 यानी कि 76, लगभग 76% क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। तो अगर साथियों आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए 100 में से 75 के आसपास स्कोर आपको करना होगा। ठीक है, और इसके अंदर ही कट ऑफ जाएगी, ये समझ लीजिए 70 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो 75-76 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हिंदी में पूरा स्कोर करें और मैथ में पूरा स्कोर करें, और साइंस पर भी आपकी कमांड होना चाहिए, क्योंकि साइंस जीके की अगर बात करें, जीके का करना थोड़ा सा मुश्किल है। साइंस क्या है, जीके ज्यादा बड़ा है, पूरा उसमें सब आ जाएगा, पॉलिटी
ठीक है, पॉलिटी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, सब कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह। लेकिन साइंस सिर्फ साइंस है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगा। तो कुल मिला के इस टाइप से अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों, इस सवाल का आखिर जवाब क्या हो सकता है, क्या सवाल में कहा गया है, ये हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं। चलिए, तो सवाल में साथियों आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, इन्होंने ये बता दिया है कि 460 रुपए की वस्तु है, इसमें बेचा है, मान लीजिए आपने 460 रुपए में बेचा है तो आपको 60 रुपए का लाभ हुआ है। 60 रुपए का जब आपको साथियों लाभ हुआ है तो मैं कहूंगा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु को आपने कितने रुपए में खरीदा होगा, 400 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। कभी भी लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो कुल मिला के लाभ कितना है, 60 है, इसको प्रतिशत में आपको बदलना है तो 100 से गुणा करना और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य क्या है साथियों, 400 है। तो अगर बात करें 100 कम 100, 100 चौक 400 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 कम 4, 4 पंजे 20 आ जाएगा, यानी कि 15% का लाभ हुआ है। तो कुल मिला के 15% कहां पर है, 15% तो ऑप्शन नंबर बी में है। सी क्यों लगा दिया, तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, यानी कि यदि कोई धन 3 वर्षों में 806 हो जाता है तो 4 वर्षों में 858 हो जाता है, तो ब्याज की दर आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए, यदि कोई धन 3 वर्षों में 806 हो जाता है, देखिए अगर कोई धन 3 वर्षों में 806 हो चुका है और 4 वर्षों में 858 हो चुका है तो इन तीनों का इनका डिफरेंस निकालिए। 3 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना, यानी कि साथियों 1 साल का एसआई आपको निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज आपको साथियों मालूम पड़ जाएगा अगर इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल दोगे। तो साथियों निकाल लीजिए, 858 में से 806 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 5, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अगर मैं कहूं 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा तो इसकी गुणा जरा 3 से कराइए, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि 3 वर्ष में इसमें एक तो मूलधन है और इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज है क्या, 806 है। तो अगर साथियों देखिए, अब साधारण ब्याज आपको मालूम पड़ गया 156 है। ठीक है, अगर आप साथियों मूलधन ज्ञात करें तो क्या इसमें से 3 वर्षों का साधारण ब्याज घटाएंगे, 156 घटाएंगे तो 806 में से साथियों 156 घटा दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, तो आपको मूलधन भी प्राप्त हो गया। अच्छा 3 वर्ष है तो समय भी आपको पता चल गया कि 3 वर्ष है। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, 3 वर्ष हो गया। और कुछ चाहिए है, पूछी जा रही है कि ब्याज की दर पूछी जा रही है। दर का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, दर बराबर SI साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू T। बस कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज कितना है, 156 है, गुणा 100 हो जाएगा। P की अगर बात करें, P यानी कि 650 है, और अगर बात करें समय कितना है, 3 वर्ष है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूना 6 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, 13 पंजे 65 और 13 चौक कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि दर की अगर बात करते हैं, दर आपकी 8% निकलेगी। और 8% कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक नल उसे 12 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि एक पाइप भर रहा है और एक पाइप खाली कर रहा है। यदि पाइप और नल दोनों खुले हों तो टंकी, ठीक है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। टंकी भरने में देखिए, मान लीजिए एक टंकी की अगर बात करें तो टंकी की अगर बात करें तो ये 10 घंटे में भरती है और नल जो है वो इसको खाली कर रहा है साथियों 12 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 120 आ जाएगा। यानी कि भाग करो जरा, कितना आ जाएगा साथियों, 12 आ जाएगा। इसकी भाग करोगे 10 आ जाएगा, 12 कम 12 10 आ गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक घंटे में 12 लीटर पानी भर रहा है और उसी घंटे में 10 लीटर पानी खाली हो रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक घंटे में केवल 2 लीटर पानी भर रहा है। क्या है, एक घंटे में केवल 2 लीटर पानी भर रहा है। तो क्या कहा जा रहा है साथियों, कह रहे कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। और ये 120 पता क्या है, ये टोटल पानी है। टोटल पानी उस टंकी में इतना आएगा 120। अरे भाई एक घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है तो 120 लीटर पानी कितने समय में भरेगा, मैं कहूंगा 60 घंटे में भरेगा। 60 घंटे में भरेगा साथियों, तो 60 घंटे आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। क्या हो सकता है साथियों, इस सवाल का जवाब मुझे बताइए। चलिए
देखिए इसमें एक आपका सूत्र काम आएगा, ठीक है। त्रिभुज का सूत्र की अगर बात करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात करें, ये मैं आपको बता देता हूं, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए और आपको प्रश्न में साथियों क्या क्या दे दिया जाए, लंबाई दे दी जाए और आपको ऊंचाई दे दी जाए, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखेंगे, ये मैं आपको साथियों बता दे रहा हूं। त्रिभुज का, एक सेकेंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला साथियों क्या होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, क्या साथियों, गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, क्या, गुणा ऊंचाई। तो यहां पर ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, तो साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है, आधार की अगर बात करें, आधार यही हो जाएगा लंबाई, ठीक है। तो 15 हो गया और ऊंचाई की अगर बात करें 8 हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो, यहां पर 4 आ जाएगा। 15 चौक साथियों कितना हो जाएगा, 15 चौक आपका साथियों 60 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 60 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। चलिए देखिए साथियों, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल, ये थोड़ा सही नहीं हो पाया, यहां पर ये बटा है साथियों, मैं आपको बता देता हूं, ये बटा है, ठीक है। कैसे लिखा गया है सवाल, देखिए मैं आपको लिखकर यहां पर बता देता हूं, 7 + 7 + 7 और भाग क्या है, भाग 7 है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अब यहां पर ब्रैकेट नहीं है, 5 + 5 + 5 और साथियों भाग 5। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर ये ब्रैकेट है तो जुड़ेगा, 7 7 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 21/7 हो गया। तो यहां पर अगर 5 + 5 + 5 भाग 5 है, तो देखिए ये भाग 5 भाग ये पहले सोल्व होगा और ये बाद में, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 और 10 की अगर बात करें साथियों, यहां पर 1 आ जाएगा, तो 10 प्लस यहां पर 1 आ चुका है, ठीक है। अब अगर बात करें, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 7 21, यानी कि 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 11 नीचे आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 3/11 आपका सही जवाब हो जाएगा। और 3/11 कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।